आइए सीधे आपको इस वक्त चाय पर चर्चा हमारे स्पेशल स्टूडियो में हो रही है, वहां पर आपको लेकर चलते हैं। और लगातार पूजा में सुन रही थी, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई क्या उम्मीदें इस बार के बजट से। तो उम्मीदें तो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन साथ साथ उनको पूरा करने का ब्लूप्रिंट क्या है समझने की कोशिश ये भी करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, और खूबसूरत ये आर्ट उकेरी गई है, और ये अमूमन हर बार हम देखते हैं क्योंकि ये समर्पित विकसित भारत के लिए ये रेत पर उकेरी गई एक तस्वीर है, जिसमें पेश होने वाले यूनियन बजट को विकसित भारत के लिए समर्पित किया गया है। और इसका इंतजार हर किसी को है, हर एक भारतवासी को है कि कब देश विकसित भारत बनेगा। और देखिए तस्वीर खींचने वाले, सुबह का मौका, सुबह का लम्हा और ताजो तरीन हवा इस वक्त बीच पर और सैंड आर्टिस्ट की तरफ से सैंड पर उकेरी गई ये तस्वीर और आने वाले विकसित भारत के लिए समर्पित यूनियन बजट जो सामने उनकी तरफ से रखा गया। और वापस से एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास आती हूं, एंड आई एम श्योर चाय टीम मस्ट बी टेस्टिंग बेटर पूजा आज। और क्योंकि हल्की हल्की ठंड, बारिश का मौसम, लेकिन क्लैरिटी है, धुंध का कोई स्कोप नहीं है। वजह ये क्योंकि सामने विजन है विकसित भारत 2047 का। जाहिर तौर पर पूर्णिमा, आपने जिस बात का जिक्र किया कि हल्की हल्की ठंड है, चाय में उबाल है, और जैसा चाय में उबाल है वैसा ही लोगों की भावनाओं में भी उबाल है। हर वर्ग के लोगों की भावनाओं में इस वक्त कुछ ऐसा ही उबाल है, क्योंकि हर कोई ये अपेक्षा कर रहा है कि सरकार हर वर्ग को कुछ इस तरीके से टच करे कि सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर हो, क्योंकि सभी की भागीदारी के साथ भारत विकसित भारत बनेगा। और जिस 2047 के विजन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आज एक ऐसी नींव रखी जाए कि अगले 5 सालों में उसका असर नजर आए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। राजेंद्र जी ने अभी हमें और ज्वाइन किया, जो कि किसानों की बात करेंगे। और वापस आते हैं, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए राजेंद्र जी, किसानों की अपेक्षा क्या है? अच्छा, अभी किसानों की बात करने के लिए सर के पास है, लेकिन सर किसानों को लेकर आपके साथ भी बातचीत कर रहे थे। किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है, हम कहते हैं आय दोगुनी होगी, लेकिन उस आय दोगुनी के साथ हम देखते हैं कि आय दोगुनी होगी, लेकिन अब उस दोगुनी आय का कोई फायदा नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसानों के लिए इस बार क्या होना चाहिए इस बजट? मैं डेटा के साथ कहूँ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी, ठीक है। इस बीच में मानसून भी ठीक रहा है, कोई ऐसी हमने बड़ी लड़ाई भी नहीं लड़ी है। तो फिर क्या हुआ? मुझे लगता है कि शायद किसानों के प्रति जो हमारी नीतियां हैं ना, पूरा मेरा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, बुलंदशहर के पास का। हम जो कुछ पैदा करते हैं उसका दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते तो भाव बढ़ जाता है। वहाँ के जो आड़ती हैं वो उसका पूरा वो नहीं देते। तो सरकार को कुछ नीतियाँ ऐसी करनी होंगी। पिछले दिनों इन्होंने जो फार्म्स लॉ लेके आए थे, उसमें कुछ ऐसी सावधानियाँ बरती थी। मैं ये मानता हूँ कि उसका आंख बंद करके विरोध हुआ, और वो विरोध भी दिल्ली के आसपास ही हुआ। आपने देखा होगा तमिलनाडु में नहीं हुआ, आंध्रा में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। तो हमें विपक्ष को भी इस छोटी राजनीति से बचने की ज़रूरत है कि किसानों का फ़ायदा किस में है, किस में नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसानों के बच्चे बेरोजगार होकर यहाँ चाय बेचें, रिक्शा चलाएं। सारा का सारा गांव उजड़ हो चुका है, 50% गांव खाली हुआ है। ये अगर आपने यूरोप देखा होगा, कहीं देखा होगा, तो वहाँ के किसान वैसे ही समृद्ध हैं। एक मैं अंतिम बात जो कहूँ, अभी एक अच्छी बात हुई है कि पिछले दिनों अमेरिका के साथ जो हमारे नेगोशिएशन चले हुए हैं, उसमें हमने सख्ती से उनका विरोध किया है, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके जो मांस है और उनके जो दूध है या दूध के उत्पाद हैं, वो भी हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ पॉइंट पे इसमें जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि विदेशों में अगर खेती किसानी का तरीका देखें, एक टर्म का यूज होता है आजकल, एग्रीटेक बोला जाता है कि हम किसानों पर हम पूरी तरीके से निर्भर, एक तरीके से कहा जाए तो हमारा देश रहता है। अब उनको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर, उनके स्टार्टअप को लेकर, एग्रीटेक के स्टार्टअप को लेकर, कि किसानों को जो युवा किसानी खेती में आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी छोड़कर खेती को चुना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमारे किसान और ज्यादा स्मार्ट बन सके, इसको लेकर फोकस हो सकता है। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने वो किया। मेरे खुश ड्रीम में ये है कि हमारे किसान भी वैसे ही आराम से रहें, हमारी गाय भी वैसे ही हरे भरे खेतों में चरती नजर आए, बजाय कि वो कचरा खाती हुई नजर आए। समझ गए ना? लेकिन
प्रश्न होता है कि आखिर जब तक उनकी फाइनेंस स्थिति ठीक नहीं होगी। पिछले दिनों की एक अच्छी कहानी हुई है, सिकंदराबाद के पास में गाजर की फार्मिंग बढ़ी है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी तरह से कवर स्टोरी की है कि कैसे गाजर का। तो अब उन किसानों को हम तभी ना कि जब उनका किसानी के काम में फेथ आएगा, छोड़ने के भागने की तैयारी नहीं होगी। अब वो कैसे आए, उम्मीद है कि बजट में कुछ ऐसी बजट में कुछ होगा कि वो उनके बच्चों के लिए वहाँ स्कूल हों, उनके किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स और भी सस्ते हों, सम्मान के तौर पर, पर जाए, जिससे सम्मान कि से देखा जाएगा। हमें और आपको भी लगे कि नहीं अब मैं जाके लौट के अब खेती करूंगा। धोती पहनना कि किसान की सिर्फ एक पहचान है, धोती पहनना ऐसा ना हो, वो सम्मान हो, बिल्कुल उनकी एकदम, आइडेंटिटी हो, उस पर फोकस बहुत होना अच्छा जी। जाहिर तौर पर। और इस बार उम्मीदें लोगों को, जो खास तौर पर जब हम शुरू से डिस्कशन कर रहे हैं कि युवा, देश के युवा हर एक राज्य से अगर हम देखें, सिर्फ चुनावी राज्यों पर हमें फोकस नहीं करना होगा, लेकिन वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भाई हमें नौकरियां भी दो। तो आपको सर लगता है कि इस बार रोजगार को लेकर, जाहिर तौर पर देखिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, लेकिन जब रोजगार की बात होती है सर, आपके पास वापस आते हुए पिछली बार भी एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो खास तौर पर सरकार ने जिक्र किया था कि हम इंटर्न कराएंगे, पेड इंटर्न, कुछ कंपनीज को हायर हम करेंगे और वहां से पेड इंटर्नशिप हम कराएंगे। अभी इस बार आपको क्या लगता है, रोजगार की दिशा में सरकार का ज्यादा फोकस रहने वाला है? मेरा मानना ये है कि रोजगार की दिशा में फोकस होना बहुत ज़रूरी भी है। पॉपुलेशन हमारी 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, तो रोजगार कहाँ से आने वाला है इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। पर साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है, सरकार नौकरियां बना नहीं देगी, तो सरकार को ऐसे एवेन्यूज तैयार करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऐसे लोग तैयार करने ज़रूरी हैं जो नौकरियां बना सके। तो इसमें बिजनेस करने वालों को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टार्टअप कल्चर आप देखते हो जो शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है और इसको कंटिन्यूसली हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक छोटा सा फैक्टर देखते हैं, एक छोटी सी कंपनी शुरू होती है, 5 लोगों को पहले हायर करती है, उसने 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी। ये काउंट हम कंटिन्यूसली बढ़ाते रहें, लोगों को बढ़ाते रहें, लोगों को प्रोत्साहन देते रहें, अपने एवेन्यूज़ अच्छे करते रहें, फैसिलिटीज़ बढ़ाते रहें, ताकि लोगों को मोटिवेशन बढ़े, ताकि वो खुद अपना बिजनेस शुरू करें। आपका रोजगार उन्हीं सब जगह से बढ़ेगा। सरकार से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सरकारी नौकरियां बढ़ाते रहेंगे, ये तो मेरे ख्याल से सोचना भी गलत है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। एंड सर यू डू बिजनेस, तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि सर ने कहा हमें बिजनेस ज़्यादा हम करेंगे तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो आप कैसे देखते हैं कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और अगर जाहिर सी बात है हम बजट को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर बजट में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे बिजनेस लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को जॉब ज़्यादा से ज़्यादा दें? मैम, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वो है, आदमी को एक खिंचाव महसूस नहीं होना चाहिए जब वो इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता है। अभी हम बात करें, सरकार ने 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया था नॉन कोलेटरल लोन के लिए जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, और फिर उन्होंने एक और मुहिम चलाई थी कि 3 साल तक हम किसी भी स्टार्टअप से कोई भी एक तरीके से जीएसटी या टैक्स हम कुछ भी उनसे नहीं लेंगे। पर बात यह है कि क्या वो रेगुलेट हो रहा है, क्या वो चीज़ें मान्यताएं में आ रही हैं? आज मैं कहता हूं कि मैंने एक नया होटल एक नई जगह में बनाया, तो क्या आप वो एग्जिस्टिंग मानेंगे या आप उसे भी एक स्टार्टअप मानेंगे? क्योंकि एक तो वो नई जगह के ऊपर है, मेरे लिए भी एक नई सिटी हो गई, नई मार्केट हो गई, नहीं हो गई, मेरे लिए भी तो वो इक्वली टफ हो गया। मेरी हमेशा से यही गुहार रहती है कि आप इन लोगों को रिबेट दीजिए, इनको सब्सिडी दीजिए, आप खुद ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके देखिए कि बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, किस जगह पर हो रहे हैं, क्या वहाँ पर एडुकेट सप्लाई ऑफ एजुकेटेड लेबर है, क्या वहाँ पर स्किल्ड लेबर है, या हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? अगर हम दे रहे हैं तो क्या हमें उतना रिबेट मिल रहा है? आप देखिए, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं हमारे ऊपर सबसे पहले कम से कम 15 से 20 लाइसेंसेस की एक दबाव आ जाता है कि लाइसेंस लीजिए वरना पेनल्टी क्लॉज है।